नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक के बाद फैसले सुनाए हैं, उन फैसलों को देखते हुए आज ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भारत देश की नागरिक हूँ और भारत देश के संविधान के जो 3 स्तंभ हैं उसके अंदर न्यायपालिका ने अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी से निभाई है और निभा रही है। और हम आशा रखते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए न्यायपालिका आगे भी अपनी जवाबदारी बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाएगी। तो साथियों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो इन दिनों में फैसले सुनाए हैं उन फैसलों के बारे में या उन केसों के बारे में शॉर्ट में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को उठा के कचरे की पेटी में डाल दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है, अर्थात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं कहती हूँ और कांग्रेस भी कहती है और पूरे देश के जो भी लोग भारत देश के संविधान को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, देश के साथ प्रेम करते हैं, उन सब ने कहा है कि यह लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सब बातें बाहर निकल के आई उनसे पता चलता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पैसों का भ्रष्टाचार करने के लिए और उसको भी कानूनी तौर पे भ्रष्टाचार करने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई उससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। किस तरीके से चंदा दो धंधा लो और धंधे पे चंदा, इस तरह से ये अपना काम कर रहे थे। एक तरीके से यह एक क्रिमिनल एक्सटॉर्शन है, किसी को भी डरा धमका के उससे कुछ वसूल करना, उसको क्रिमिनल लॉ के हिसाब से एक्सटॉर्शन माना जाता है। और ये खुलेआम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कायदे के नीचे ये लोग धंधा कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी। और साथ में मैं तो ये भी कहूंगी कि ये जो नरेंद्र मोदी नाम का शख्स है, ये पूरे विश्व में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी राजनीतिक नेता ने नहीं किया होगा जितना बड़ा काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर डाला। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री वो है कि जिसने देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नीति बनाई और उसके ऊपर कानूनी मोहर लगाई। भ्रष्टाचार करने के लिए जिस व्यक्ति ने कानूनी मोहर लगा दी उस व्यक्ति को मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये मेरे देश का प्रधानमंत्री है। छी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेरे देश का प्रधानमंत्री, ऐसा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री दुनिया ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, भूतकाल में नहीं देखा, वर्तमान में नहीं देखा और मैं समझती हूँ कि भविष्य में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का काम किया है। सैल्यूट है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला मैं आज के बीच में बोलना चाहती हूँ, वो फैसला है ईवीएम मशीन के ऊपर। पूरे देश के जो भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो देश के लोकतंत्र के साथ जीना चाहते हैं, जिनको डेमोक्रेसी में रहना है, वह सभी लोग कहते आए हैं, कह रहे थे 2018 से कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में घोटाले होते हैं, ईवीएम मशीन को हैक किया जाता है और ईवीएम मशीन की वजह से परिणाम बदल दिए जाते हैं। और इसके ऊपर कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, दाखिल है। और एक और पिटीशन नरेंद्र मिश्रा जी जो एडवोकेट है उनकी पिटीशन पड़ी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना नोटिस जारी किया है। और उस पिटीशन के जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा ये है
कि ये जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर हम जो वोट करते हैं, जो भी नागरिक वोट करता है उसको अधिकार होना चाहिए ये जानने का कि जिसने उसको वोट किया है उसी पार्टी को वोट गया है कि नहीं गया है, ये जानने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि ये वोट भी और ये वोट की प्रक्रिया, वोटिंग मशीन सभी नागरिकों के पैसों से ही होती है, तो ये नागरिक का अधिकार है। दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात अपनी पिटीशन में ये रखी है कि जहां ईवीएम मशीन हो उसके बाजू में बैलेट बॉक्स रखा जाए, वीवीपीएट से पर्ची निकले, इंसान पर्ची देखे और फिर उसको उसी बैलेट बॉक्स में डाल दे। ये एक दूसरी महत्व की बात उस पिटीशन में कही गई है। तीसरी बात ये कही गई है कि जब यहाँ पर चुनाव की गिनती हो तो ईवीएम में जो आंकड़े बाहर आए उनकी गिनती होनी चाहिए, साथ ही साथ में वीवीपीएट की जो पर्चियां निकली है उनकी भी गिनती होनी चाहिए और इन सब का मिलान एक दूसरे के साथ होना ही चाहिए। यह भी एक मुद्दा इस पिटीशन में रखा गया है। तो साथियों, इस तरीके से इस पिटीशन में यूं तो अनेक मुद्दे हैं, परंतु ये कुछ खास मोटे मोटे मुद्दे हैं कि ईवीएम की, वीवीपीएट पर्चियों की गिनती, उसका मिलान होना ही चाहिए। और अब यहाँ पे सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन की मंशा पे, क्या सचमुच इलेक्शन कमीशन इस नोटिस का जवाब टाइम से टाइम देगा या फिर इलेक्शन पूरे होने तक किसी भी तरीके से इस याचिका का समय लंबाने का काम करेगा। तो साथियों, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन मुख्यतः यह बात कहती है कि भाई बहुत लंबा टाइम लग जाता है काउंटिंग करने के लिए, इसीलिए ये ईवीएम मशीनों को लाया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जब 2-2 महीने तक यहाँ देश में इलेक्शन चलते हैं, 7-7 चरणों में आप इलेक्शन ले रहे हो, तो क्या इतने 2 महीने 60 दिन में इलेक्शन पूरे होते हैं, तो क्या 2 दिन में काउंटिंग पूरी नहीं होगी? और पूरी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, परंतु जो भी देश का नागरिक है उसे यह तो अंदाजा होगा, यह तो पता चले कि हाँ, मैंने जिसको वोट दिया वही वोट उस पार्टी को या उस इंसान को पड़ा है। तो इसीलिए ये एकदम खोखला, निहायत ही बेहुदा जवाब होता है इलेक्शन कमीशन का कि बहुत सारा टाइम काउंटिंग में चला जाता है। तो साथियों, इसके ऊपर भी आज नोटिस गया है और इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर थे, सदस्य थे, जिनको पिछले 6 महीने से ईडी ने जेल में बंद कर दिया था, उनकी जमानत देने का काम आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि भाई 6 महीने तक आपने संजय सिंह को जेल में बंद रखा है, तो आप ये बताइए कि ये 6 महीने में आपने कौन कौन सी उनके सामने तहकीकात की, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, लाइए सब सामने रखिए। कहाँ और कैसे संजय सिंह इस घोटाले में शरीक है, आप उसको हमें एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद दूसरा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका आरोप है कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए। अगर 2 करोड़ रुपए लिए तो कहाँ है वो 2 करोड़? 2 करोड़ की जब्ती नहीं हुई है, तो आप किस आधार पे कहते हो कि 2 करोड़ लिए? तीसरा मुद्दा, दिनेश अरोड़ा नाम के एक शख्स ने, जो पहले ईडी का ही गुनहगार था, बाद में वो सरकारी गवाह बन जाता है, उस दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लिया। और संजय सिंह का नाम तब लिया जब उसको खुद जेल से निकलना था, माफी लेनी थी, और इससे पहले के जो 8 स्टेटमेंट थे वहां पर संजय सिंह का नाम कहीं नहीं लिया। और लास्ट में जब उसको सरकारी गवाह बनने का मौका मिला, जेल से छूटने और बचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता के षड्यंत्र के भाग रूप उसने संजय सिंह का नाम लिया और इस वजह से संजय सिंह को जेल हुई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया संजय सिंह को बेल देके। और साथियों, लास्ट में लाला रामदेव के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई है, खूब उसको जलील किया है और बहुत तरीके से उसको बताया गया है कि तुमने देश को और देश की भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया है। तुम्हारे जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, जो भ्रामक प्रचार होते हैं, उस भ्रामक प्रचार की वजह से देश की लाखों करोड़ों जनता आज तुम्हारे जाल में फंसी हुई है। और तुम्हारा जो पतंजलि आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ भ्रामक प्रचारों के बेस पे चल रहा है
और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगे लाला रामदेव। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे सामने केस चलाया जाएगा क्योंकि तुमने देश का नमक खा के देश की भोली भाली जनता को लूटने का काम किया है। तो साथियों, इस तरीके से आज और पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन केसों में फैसले दिए या तो फिर बहुत ही बेहतरीन केसों को आगे बढ़ाया है। मैं समझती हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ही है जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है और सिर्फ आज की तारीख में लोकतंत्र अगर कोई बचता है तो सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के फैसलों की वजह से ही बचता है। तो साथियों, आज मेरे इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, सबको मिलकर देश की संविधान को बचाना है और देश को 200 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए जिस तरीके से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब ने अपनी जानों की आहुतियां दे, बलिदान दे के इस देश को बहुत मुश्किल से बचाया है और फिर जाके इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो आज हम सबकी भी उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस लोकतंत्र को बचाएं और हम इस लोकतंत्र की रक्षा करें और ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट 2024 के इलेक्शन में खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। और यही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद होगा और सबसे बड़ा हमारे देश को बचाने का काम होगा। तो साथियों, साथ में ही जब देश के संविधान को बचाने की बात आती है, लोकतंत्र को बचाने की बात आती है, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जननायक, जन नेता श्री राहुल गांधी जी ने 31 मार्च की रैली में कहा है कि यदि किसी भी तरीके से मैच फिक्सिंग होती है या किसी भी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी तो ये भारत के संविधान को बदलने का काम करेगी, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करेगी। और यदि लोकतंत्र खत्म होता है, भारत देश का संविधान खत्म होता है तो देश के अंदर हाहाकार मचेगा और देश के अंदर एक तरह से ज्वाला फूट पड़ेगी। तो कहने का मतलब राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि यदि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं उनको 2024 में आप घर बिठाइए, उनको उनका रास्ता मपा दीजिए और उनको किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आने देना है। इस बात का आह्वान राहुल गांधी जी ने अपने रामलीला मैदान की रैली में किया है। तो एक बार फिर साथियों, ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, सच्चे राष्ट्रभक्त बनिए, सच्चे देशभक्त बनिए। आज आपकी राष्ट्रभक्ति का फैसला है और 2024 में उस फैसले के ऊपर आप अपनी मोहर लगाइए। तो साथियों, आज की तारीख में मैं इतना ही कहूंगी कि हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसके साथ ही मैं मेरी बात यहीं खत्म करती हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नए विचार के साथ। आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हो। नमस्कार।